आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में। क्योंकि इससे पहले आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, किसी न किसी से सुना होगा कि शेयर मार्केट में उन्होंने इतना इन्वेस्ट करके बहुत सारे पैसा कमा लिया। आप भी इसको करना चाहते होंगे, सीखना चाहते होंगे, जानना चाहते होंगे कि ये चीज़ क्या होता है, लेकिन आज तक आपको समझ में नहीं आया होगा कि शेयर मार्केट क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना स्टैंडर्ड तरीके से बताते हैं कि उस चीज़ को आपको समझ में नहीं आता है। हम इस वीडियो में ना शेयर मार्केट को एकदम आसान भाषा में, एकदम मतलब एकदम जनरल भाषा में बताएंगे, एकदम आसान एग्जाम्पल के द्वारा बताएंगे, जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है और ये काम कैसे करता है। अगर हम बात करें कि शेयर का मतलब क्या होता है, क्योंकि शेयर मार्केट समझने से पहले हमें सबसे पहले शेयर का मतलब समझना होगा कि शेयर मतलब क्या होता है। अगर हम एक छोटे से एग्जाम्पल से बात करें तो मान लीजिए चार दोस्त हैं। चार दोस्त ने मिलके एक पिज्जा ऑर्डर किया, पिज्जा को ऑनलाइन मंगवाया। ठीक है, ए और बी और सी और डी, ये चार दोस्तों ने आपस में मिलके एक पिज्जा ऑर्डर करके मंगवाया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, इस पिज्जे को आपस में शेयर करके बांट लिया। एक हिस्सा ए ने लिया, एक हिस्सा बी ने और एक सी ने और एक डी ने। चारों ने एक एक हिस्सा ले लिया, यानी कि चारों के पास शेयर हो गया। एक पिज्जा चारों के पास शेयर हो गया। आप बस इतना समझिए कि शेयर का मतलब किसी भी चीज को बांटना होता है, किसी भी चीज को आपस में या किसी के साथ बांटना, वो हमारा शेयर हो गया। ठीक इसी प्रकार से शेयर मार्केट के अंदर भी कुछ ऐसे ही काम होता है। यहाँ पे शेयर का मतलब किसी भी चीज को बांटना हो गया और मार्केट मतलब बाजार, एक ऐसा बाजार जहां पे शेयर यानी किसी भी चीज की हिस्सेदारी को बेचा जाए, खरीदा जाए, वो हमारा शेयर बाजार हो जाता है। मार्केट मतलब बाजार, शेयर मतलब हिस्सेदारी। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि शेयर का मतलब क्या होता है। अब हम आपको इतने आसान भाषा में एक एग्जाम्पल के द्वारा बताएंगे ना, आप काफी आसानी से समझ जाएंगे कि हाँ एग्जैक्ट में शेयर मार्केट क्या होता है। अगर हम बात करें, मान लीजिए एक राहुल नाम का बिजनेसमैन है, एक लड़का है, उसको एक बिजनेस स्टार्ट करना है जिसके लिए उसको 1 लाख रुपए की जरूरत है। ये मैं आपको एकदम आसान भाषा में केवल समझने के लिए बता रहा हूं एग्जाम्पल के द्वारा, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पे राहुल को 1 लाख रुपए की जरूरत है। राहुल को 1 लाख रुपए की जरूरत है एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब राहुल के पास दो ऑप्शन है और यहाँ पे राहुल के पास ना केवल 60,000 रुपए हैं। राहुल के पास 60,000 रुपए और राहुल को और 40,000 रुपए की जरूरत है। 40,000 रुपए की और जरूरत है। अब राहुल के पास दो ऑप्शन है। राहुल के पास दो ऑप्शन है। ये पहला ऑप्शन, ये या तो ये बैंक के पास जाए और बैंक से लोन ले ले 40,000 रुपए का। ठीक है, बैंक बैंक के पास जाए और बैंक से 40,000 रुपए का लोन ले ले। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि या तो वो अपने बिजनेस के अंदर किसी को ऐड कर ले, किसी को जोड़ ले, किसी को अपने बिजनेस का हिस्सेदारी बेच दे। 40,000 का जो है ना, कि भैया आप मेरे बिजनेस में 40,000 रुपए लगाइए, जितना प्रॉफिट होगा 40,000 रुपए का वो आपका, और 60,000 रुपए के ऊपर जो प्रॉफिट होगा वो राहुल का, और जो बिजनेस में राहुल के पैसा लगाएगा उसका 40,000 रुपए होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए किसी उसके फ्रेंड ने 40,000 रुपए यहाँ पे लगा दिए। यहाँ पे किसी ने, राहुल के किसी एक फ्रेंड ने 40,000 रुपए लगा दिए। अब 40,000 के ऊपर जो प्रॉफिट होगा ना वो उसके फ्रेंड का होगा, और 60,000 के ऊपर जो प्रॉफिट होगा वो राहुल का होगा। इस केस में पता है क्या होगा, सबसे बड़ी बात, यहाँ पे बैंक के पास जाएगा तो बैंक को 10 से 12% का इंटरेस्ट के साथ उसका पैसा देना होगा। यहाँ पे राहुल को 40,000 रुपए रिटर्न नहीं करने हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट उसको अपने कंपनी का उतना मालिकाना हक दे दिया 40,000 रुपए का, कि 40,000 रुपए का जो भी प्रॉफिट होगा इसके ऊपर वो आपका होगा और 60,000 रुपए का राहुल को होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ पे बैंक के पास जाता तो बैंक का पैसा भी रिटर्न करना है, साथ में उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा उसको भी देना है। तो इस केस में राहुल क्या करेगा, यहाँ 40,000 रुपए अपने फ्रेंड से लेगा। अब 40,000 का शेयर राहुल के फ्रेंड के पास, यानी कि इसका जो फ्रेंड राज है इसके पास 40,000 रुपए का शेयर है। अगर सिंपल समझे तो राहुल और राज ने मिलकर एक दुकान खोली जिसमें 60,000 रुपए राहुल ने लगाए और 40,000 रुपए राज ने। जो 60,000 रुपए राहुल ने लगाए उसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा वो राहुल का होगा, 40,000 के ऊपर जो प्रॉफिट होगा वो राज का होगा। यानी कि जब दुकान में प्रॉफिट हो या लॉस दोनों को इक्वल मिलेगा, ऐसा नहीं है कि एक को लॉस मिलेगा एक को प्रॉफिट। शेयर मार्केट में भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो अगर हमारे पास शेयर है और कंपनी के मालिक के पास भी शेयर है तो अगर लॉस हो रहा है तो कंपनी के मालिक को भी लॉस होगा और कंपनी का जो शेयर खरीदा है उसे भी लॉस होगा। ठीक उसी प्रकार कंपनी का जो शेयर है अगर वो प्रॉफिट में जा रहा है तो हमारा भी शेयर प्रॉफिट में जाएगा। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी ये और भी क्लियर हो जाएगी जब मैं आपको एक और एग्जांपल से एकदम बेसिक बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। अब अगर हम बात करें तो मान लीजिए कोई भी एक कंपनी है, ठीक है, एबीसी लिमिटेड कंपनी है जिसके पास 60,000 रुपए है और इसको 40,000 रुपए की और जरूरत है। इसको 40,000 रुपए की जरूरत है। ठीक उसी प्रकार जैसे राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया था राज के साथ, उसे भी पैसे की जरूरत थी तो उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो बैंक जाए और बैंक से लोन ले ले या अपने फ्रेंड के साथ या किसी के साथ उसमें पार्टनरशिप या शेयर को बेच दे, हिस्सेदारी दे दे, किसी को पैसा ले ले और उसे शेयर दे दे। ठीक उसी प्रकार कंपनी भी ऐसे ही करती है। अब इसके पास 60,000 रुपए तो है, 40,000 की जरूरत है, तो ये इस केस में दो ऑप्शन है इसके पास, या तो ये बैंक के पास जाए, बैंक के पास जाए और लोन ले ले, बैंक के पास जाएगी लोन लेगी 40,000 रुपए का, तो इसको 10 से 12% 10 से 12% इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और साथ में बैंक का पैसा भी रिटर्न करना है। 40,000 तो देना ही है बैंक को और उसको साथ में 10 से 12% इंटरेस्ट भी देना है। लेकिन वहीं पे अगर वो कंपनी 40,000 रुपए का शेयर बेच दे आम पब्लिक को, हमको, आपको, जो छोटे लोग होते हैं, रिटेलर होते हैं, उनको शेयर बेच दे कि भैया आप मेरी कंपनी का शेयर खरीदिए, ठीक है, आप मेरी कंपनी का शेयर खरीदिए, जो उसके ऊपर प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा, वो सारा आप करेगा। मान लीजिए 40,000 रुपए का उसने 4 लोगों को शेयर बेच दिया, 4 उसने शेयर लॉन्च किए, 4 40,000 के शेयर लॉन्च किए, तो यहां पे 4 लोगों ने ए और बी और सी और डी, इन्होंने 10-10 हजार रुपए के एक एक शेयर खरीद लिए। यहां पे 10-10 हजार रुपए की इन्होंने एक एक शेयर खरीद लिए और 40,000 रुपए इस कंपनी को मिल गए। अब इस 40,000 रुपए के ऊपर जो प्रॉफिट होगा ना, 10,000 के ऊपर इसको मिलेगा, 10,000 के ऊपर बी को मिलेगा, 10,000 के ऊपर सी को और डी को, ऐसे मिलता है। अब जरूरी नहीं कि ये 10-10 हजार की लॉन्च करे, हो सकता है इसने 40,000 रुपए चाहिए तो 40,000 ही शेयर लॉन्च कर दे एक एक रुपए के, ये भी हो सकता है ना। तो मान लीजिए 40,000 शेयर लॉन्च कर दिए, 40,000 जब उसने शेयर मार्केट के अंदर अपना बेचा तो यहाँ पे एक एक रुपए के शेयर हो गए, एक एक रुपए के मल्टीपल लोग, बहुत सारे लोग एक एक रुपए के शेयर खरीद लिए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एक एक रुपए का शेयर खरीद लिया। ऐसे करके 40,000 लोगों ने, या किसी के पास 5 शेयर किसी ने खरीद लिया, किसी ने 10 शेयर खरीद लिया, किसी ने 100 शेयर खरीद लिया। ऐसे ही होता है कि यहाँ पे 40,000, ये जरूरी नहीं है कि 40,000 का 40,000 ही शेयर लॉन्च करे, हो सकता है 20,000 शेयर लॉन्च कर दे। यहाँ पे ये शेयर 2-2 रुपए के पड़ेंगे। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि अपने शेयर की प्राइस कितना रखना चाहती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और ये भी किसी भी कंपनी को अपना शेयर बेचना है ना, तो उसको एक बार सेबी के अंदर अपनी कंपनी को लिस्ट करवाना पड़ता है।
ये क्या होता है, जैसे आप स्कूल में एडमिशन करवाने जाते हैं तो आपसे पूछता है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, पिछली बार कितना नंबर आया था, कहाँ पढ़े लिखे हैं, कैसे पढ़े लिखे हैं, वो मतलब जांच पड़ताल करते हैं, तब जाके वो एडमिशन लेते हैं आपका। ठीक इसी प्रकार सेबी के अंदर कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड होने जाएगी तो सेबी उससे पूछेगी आपकी कंपनी कितनी पुरानी है, पिछले साल कितना प्रॉफिट था, कितना ज्यादा इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, बहुत सारे आपका डाटा लेगी, बहुत सारे इसके अंदर प्रोसेस होते हैं, तब जाके आपकी कंपनी को वो शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट करती होगी। ये सारी बेसिक चीजें हो गई कि शेयर मार्केट में शेयर क्या होता है। अब हम आपको बताएंगे कि शेयर को कहाँ खरीदा और कहाँ बेचा जाता है, कैसे खरीदा जाता है और कैसे उसे बेचा जाता है। अब अगर हम बात करें कि इस शेयर को खरीदा और बेचा कैसे जाता है, यानी कि कहाँ पे ये शेयर मिलते हैं, कहाँ हम जाएं खरीदने, ऐसे तो नहीं है कि बाजार में चल देंगे भैया हम शेयर खरीदने जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे आपके मार्केट में, आपके एरिया में सब्जी की मंडी लगती है और सारी चीजों की मंडियां लगती हैं, बाजार लगती है, वैसे भी शेयर का एक मंडी होता है। एक होता है हमारा एनएससी और एक होता है हमारा बीएससी। एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों शेयर मार्केट की मंडी है, यहीं से शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। इसके अंदर सारी कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं जिसको हम किसी ब्रोकर के द्वारा खरीदते हैं। हम डायरेक्ट एनएससी या बीएससी के अंदर जाकर शेयर को नहीं खरीदते हैं, हमें किसी ब्रोकर के थ्रू जाना होता है। मान लीजिए हमें कोई एक एनएससी से शेयर खरीदना है, हमें एक एनएससी से शेयर खरीदना है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, अपने ब्रोकर के पास जाएंगे, ब्रोकर के पास, और ब्रोकर जो है ना वो यहाँ एनएससी से शेयर खरीदेगा, तब वो ला के हमको देगा। ये ला के इतना इतना लेट ये सब चीजें नहीं होती है, वो इतना टेक्निकल, इतना डिजिटल फास्ट होता है कि इसके लिए टाइम नहीं लगता है, 1 सेकेंड में हो जाता है, क्योंकि ब्रोकर के पास बहुत सारे शेयर होते हैं। जिस कंपनी का जिस रेट में आपको चाहिए, जो रेट चल रहा होता है, ब्रोकर आपको शेयर दे देगा। ठीक, ये तो खरीदने का प्रोसेस हो गया। अब मान लीजिए आपको कोई भी शेयर बेचना है, ठीक है, आपको यहाँ पे सेल करना है, तो यहाँ पे भी आपको ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, अपने शेयर को ब्रोकर को देंगे, ये सेल करेगा, तो यहाँ पे ये एनएससी के अंदर आएगा। ठीक इसी प्रकार से सारे शेयर हमारे और आपके बीच में एक दूसरे में खरीद और बेच होते रहते। एक बार कंपनी ने आईपीओ लॉन्च कर दिया, कंपनी पहली बार जब शेयर को लॉन्च करती है तो उसे आईपीओ के जरिए लॉन्च करती है, उसके बाद वो शेयर आम पब्लिक के पास घूमते रहते हैं। अब एक फिगर के द्वारा आपको समझाएंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ए पर्सन ने यहाँ पे 100 रुपए का एक शेयर खरीदा और उसने बी को बेच दिया 110 रुपए का, बी को बेच दिया 110 रुपए का, और बी ने क्या किया कि यहाँ पे सी को बेच दिया 115 रुपए का, 115 रुपए का सी को बेच दिया। अब सी ने, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, सी ने इसे डी को 105 रुपए में बेच दिया। कहेंगे कि इसने घाटे में क्यों बेच दिया? भाई जब इसको लगा, यानी सी को लगा कि ये शेयर और भी नीचे जा सकता है, तो इसने 10 रुपए घाटे में इस शेयर को बेच दिया। शेयर मार्केट के अंदर ना ऐसे ही काम होता है। ये चीज आपको ध्यान देनी है कि आपके माइंड में ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि इसने सस्ते में शेयर क्यों बेच दिया। भाई इसे लग रहा है कि इस शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है, तो इसने पहले ही सेल कर दिया, अपने घाटे को कम कर लिया। और यहाँ पे जब डी ने शेयर को 105 में खरीदा तो इसे लगा कि और प्राइस नीचे जाएगा, इसने ई को 90 रुपए में ही बेच दिया। यानी कि जब लोगों को लगता है कि शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है और नीचे जा रहा है, तो उसे लोग कम प्राइस में ही बेच देते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक दूसरे हम जैसे आम लोगों के पास में ही एक दूसरे के पास शेयर घूमते रहते हैं। कोई किसी को बेच रहा है, कोई किसी से खरीद रहा है। उसके डिमांड और सप्लाई के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उसकी प्राइस बढ़ रही है तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, अगर उसकी प्राइस घट रही है तो उसकी डिमांड कम होगी। सिंपल नियम। अब आपको एकदम लास्ट और छोटे एग्जांपल से बता दे रहे हैं कि कोई भी शेयर को आप खरीदते हैं तो कैसे उसके अंदर प्रॉफिट होता है और कैसे उसके अंदर लॉस होता है। मान लीजिए किसी शेयर को आपने 50 रुपए का खरीदा, किसी भी शेयर को आपने 50 रुपए का खरीदा, और यहाँ पे आपने उसे 60 रुपए का सेल कर दिया।
तो इस केस में आपको 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। यहां पे आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इतना समझ में आ गया? इतना ही सिंपल समझिए बेसिक। अब यहां पे एक दूसरा केस जहां पे आपको लॉस होता है। मान लीजिए किसी शेयर को आपने सेम रेट 50 रुपए में ही खरीदा। यहां पे आपने 50 रुपए का ही खरीदा, लेकिन इसको आपने 45 रुपए का बेच दिया, 45 रुपए का यहाँ पे सेल कर दिया। यहां पे आपको 5 रुपए का लॉस होगा। जब शेयर को आप खरीद के बेचते हैं अधिक दामों में तो वहां पे आपको फायदा होता है, और जब शेयर खरीदते हैं और उसका प्राइस गिर जाता है वहां पे आप बेचते हैं तो आपको वहां पे घाटा होता है। और किसी भी शेयर का प्राइस कब बढ़ता है? जब उसकी डिमांड, लोग ज्यादा खरीदने के लिए रहते हैं तो उसका प्राइस बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार जब किसी शेयर का डिमांड कम हो जाता है, खरीदने के लिए लोग कम हो जाते हैं, तो उस शेयर का प्राइस गिरने लगता है। ये एकदम हमारी शेयर मार्केट के ऊपर बेसिक वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।